आती है धनुष के बचपन से, जिसका नाम कात्वा रायन होता है। दोस्तों पूरे मूवी में धनुष को रायन के नाम से दिखाया गया है, इसलिए मैं भी रायन बोलूंगा ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। रायन के दो और छोटे भाई रहते हैं, जिसका नाम मुथुवेल रायन और छोटे वाले का नाम मणिकवेल रायन होता है। यहाँ हम देखते हैं रायन की माँ प्रेग्नेंट रहती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। बेटी का नामकरण करने के लिए पुजारी जी को बुलाया जाता है, लेकिन रायन अपनी बहन का नाम खुद रखना चाहता है, इसलिए रायन अपनी बहन का नाम दुर्गा रखता है। रायन अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। फिर एक दिन रायन के माता पिता किसी काम से शहर जाते हैं और रायन से बोलते हैं शाम तक लौट आएंगे, तब तक भाई और बहन का ख्याल रखना। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन रायन के माता पिता वापस नहीं आते। रायन को टेंशन होने लगती है कि आखिर माता पिता वापस आए क्यों नहीं। इंतजार करते करते 2 दिन बीत जाते हैं और रायन अपने भाई बहन को लेकर बारिश में भीगते हुए पुजारी के घर जाता है और पुजारी से बोलता है कि 2 दिन पहले मेरे माता पिता शहर गए थे और अब तक वापस नहीं है। वहीं पुजारी बोलता है तुम लोग यहाँ सो जाओ, कल सुबह मैं किसी को शहर भेजकर पता करवाऊंगा। फिर रायन अपने भाई बहन के साथ सो जाता है। कुछ देर बाद रायन को धीमी आवाज में कुछ बात करने की आवाज सुनाई देती है। रायन जगता है और गेट के पास कान लगाकर सुनता है तो उसे पुजारी का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पुजारी रायन की बहन को बेचने का बात कर रहा है। रायन ये सुनकर अपने भाई बहन को लेकर वहाँ से भागने ही वाला था, तभी सामने पुजारी आ जाता है और रायन के हाथ से उसकी बहन को छीन लेता है। फिर रायन वहीं काली माँ के पास रखे हुए तलवार को उठा लेता है और पुजारी का गला काट देता है। ये देखकर रायन के दोनों भाई डर जाते हैं। तभी रायन बोलता है किसी से डरने का नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और रायन रात के अंधेरे में अपने भाई बहन को लेकर रोड की तरफ जाता है और एक पेड़ को काटकर रोड को ब्लॉक कर देता है ताकि आने वाली गाड़ी पेड़ को देखकर रुक जाए। फिर कुछ देर के बाद वहाँ एक 407 ट्रक आती है जिसमें सब्जी लोड रहता है। रास्ते में पेड़ को देखकर ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है और पेड़ को हटाने लगता है। उतने देर में रायन अपने भाई बहन को लेकर उस ट्रक में चढ़ जाता है और छुपकर बैठ जाता है। फिर अगली सुबह रायन चेन्नई पहुंच जाता है। चेन्नई पहुंचने के बाद ट्रक को खाली करने के लिए पोलदार और उस सब्जी के मालिक आते हैं। पोलदार टोकरी को हटाता है और उसकी नजर रायन पर पड़ती है। पोलदार रायन को डांटता है और पूछता है कौन हो तुम और गाड़ी में तुम कैसे चढ़े। तभी रायन तलवार निकाल लेता है। ये वही तलवार है दोस्तों जिससे पुजारी का गला काटा था। खैर रायन बोलता है मेरे करीब मत आना वरना मैं सबको मार दूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं चला जाऊंगा। तभी उस सब्जी के मालिक जिनका नाम शेखर होता है वो रायन और उसके भाई बहन को देखकर समझ जाते हैं कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर शेखर भाई रायन और उसके भाई को चाय के शॉप पर लेकर जाते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं और बोलते हैं अगर इस शहर में तुम्हारा कोई अपना है तो बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। लेकिन रायन बोलता है कि मुझे बस एक काम दिला दो। तभी शेखर भाई बोलते हैं कि काम तो दिला दूंगा पर रहोगे कहाँ। तभी रायन बोलता है कि मैंने एक कुत्ते को देखा है बाहर सोते हुए, जब जानवर बाहर सो सकता है तो मैं भी सो लूंगा। फिर शेखर भाई रायन को सब्जी लोडिंग अनलोडिंग का काम दिला देते हैं। फिर एक दिन रायन शेखर भाई को बोलता है अब मुझे एक घर दिला दो, मैं अपने भाई बहन को बाहर नहीं सुला सकता। फिर शेखर भाई रायन को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिला देते हैं और रायन और उसके भाई बहन उसी में रहने लगते हैं। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और रायन और उसके भाई बहन बड़े हो जाते हैं। टाइम बीतने के बाद रायन मजदूरी का काम छोड़कर खुद का फास्ट फूड शॉप चलाता है, जिसमें मुथुवेल रायन उसका हाथ बटाता है। वहीं मणिकवेल रायन कॉलेज में पढ़ाई करता है और खाली समय में वो भी रायन के साथ दुकान चलाता है। फिर हम लोग शेखर भाई को देखते हैं जो थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। शेखर भाई के पास 2 लोग आते हैं, जिसमें से एक का नाम जगन्नाथन रहता है और जगन्नाथन रायन के शॉप को खरीदने की बात करता है, क्योंकि रायन के शॉप को छोड़कर उस एरिया के सारे शॉप जगन्नाथन का रहता है। इसलिए जगन्नाथन रायन के शॉप को खरीदकर उसे और बड़ा करना चाहता है। वहीं शेखर भाई बोलते हैं ये शॉप बिकाऊ नहीं है। फिर जगन्नाथन बोलता है कि मैं मुंह मांगी रकम दूंगा, बस इतना बताओ किससे बात करना होगा इस दुकान को खरीदने के लिए। फिर शेखर भाई बोलते हैं अगर वक्त गलत चल रहा हो तो मणिकवेल रायन से बात कर लो और वक्त ज्यादा गलत चल रहा है तो मुथुवेल रायन से बात कर लो, और अगर तुम्हारा जन्म ही गलत वक्त पर हुआ है तो इन दोनों के बड़े भाई कात्वा रायन से बात कर लो। ये सब सुनकर जगन्नाथन बोलता है मैं सौदे का बात करने आया था, पर आप तो मुझे डरा रहे हैं, बोलो तो मैं दुरई भाई से बात कर लेता हूँ। दोस्तों दुरई भाई उस एरिया के बाहुबली रहते हैं। फिर शेखर भाई जगन्नाथन को बोलते हैं कि अब जाओ यहाँ से, क्योंकि मुथुवेल का आने का टाइम हो रहा है और वो थोड़ा सनकी है, कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। तभी वहाँ मुथुवेल रायन की एंट्री होती है और जगन्नाथन मुथुवेल से शॉप खरीदने के लिए उस शॉप की कीमत पूछता है। वहीं मुथुवेल 200 करोड़ की डिमांड करता है। इतने बड़े रकम को सुनकर जगन्नाथन का होश उड़ जाता है और बोलता है मैं बातचीत से इस शॉप को खरीदना चाहता था, वरना दुरई भाई को बोलकर आसानी से कब्जा कर सकता हूँ। दुरई भाई का नाम सुनते ही मुथुवेल रायन का दिमाग घूम जाता है
और वहां रखे बियर की बोतल से जगन्नाथन के सर पर मारता है, जिससे उसकी सर फट जाती है और जान बचाकर जगन्नाथन वहां से भाग जाता है। तभी वहां गुस्से में मुत्तुवेल की गर्लफ्रेंड आती है, जिसका नाम मेघना रहता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि मुत्तुवेल का कैरेक्टर भी कुछ सही नहीं है। मेघना के साथ साथ और भी किसी लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मणिकवेल रायन को देखते हैं, जो कॉलेज इलेक्शन में खड़े हैं, और दूसरी तरफ अगेंस्ट में वहां के एमएलए का लड़का खड़ा है। मणिकवेल रायन को इलेक्शन से नाम वापस लेने के लिए कुछ गुंडे मारने आते हैं, लेकिन मणिकवेल रायन सारे लोग को बुरी तरह से मार गिराता है और सीधा अपने शॉप पर जाता है, जहां हम लोग रायन को देखते हैं, जो अपने कस्टमर के सेवा में लगे हुए हैं। फिर वहीं पर मेघना आती है और मुत्तुवेल के कैरेक्टर के बारे में रायन को बताती है। फिर रायन मुत्तुवेल को समझाता है कि मेघना से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए इधर उधर का चक्कर छोड़कर चुपचाप मेघना पर ध्यान दो। फिर तीनों भाई शॉप बंद कर घर जाते हैं और यहाँ हम लोग दुर्गा को देखते हैं, जो पबजी खेलने में मगन रहती है। दुर्गा अपने भाइयों के लिए खाना लगाती है और खाना खाकर सारे लोग सो जाते हैं। फिर सुबह सुबह शेखर भाई रायन के घर आते हैं और मुत्तुवेल ने दुरई का नाम लेने पर जिसका सर फोड़ा था, ये सब बात रायन को बताते हैं और बोलते हैं दुरई का कॉल आने से पहले तुम्हें दुरई से बात कर लेना चाहिए। फिर रायन और शेखर सीधा दुरई के पास जाते हैं और गेट पर खड़े दुरई के आदमी रायन को थोड़ा वेट करने को बोलते हैं, क्योंकि अंदर सिद्धू और दुरई भाई की मीटिंग चल रही होती है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि आज से ठीक 25 साल पहले दुरई और सिद्धू के बाप के बीच दुश्मनी थी और दुरई ने सिद्धू के बाप को जान से मार दिया। बाप के मरने के बाद सारे गैर कानूनी कामों को सिद्धू संभालता है और सिद्धू अपने बाप का बदला लेना चाहता है, इसलिए सिद्धू और दुरई में नहीं बनती है। दोनों के आपसी रंजिश में धंधे पर असर पड़ रहा था, इसलिए दोनों चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर धंधा को शांति से किया जाए। मीटिंग के दौरान दोनों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक होती है, पर शांति से सिद्धू वापस चला जाता है और उस दिन से शांति से दोनों अपना अपना धंधा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस दुरई और सिद्धू के गैर कानूनी कामों से तंग आ चुकी थी, इसलिए पुलिस दुरई और सिद्धू की कुंडली निकाल रही थी। और यहाँ हमें मालूम चलता है दुरई का एक बेटा है और वो फॉरेन में पढ़ाई करता है और सिद्धू की 2 पत्नी है, लेकिन पहली बीवी दूसरी वाली को बिल्कुल पसंद नहीं करती और दोनों बीवी अलग अलग घर लेकर रहती है। इंस्पेक्टर यहाँ कमिश्नर को बताता है कि सिद्धू और दुरई में समझौता होने के बाद शहर में बहुत शांति है। वहीं दूसरी तरफ रायन दुरई से बात करता है और उसे बताता है कि 2 लोग मेरे दुकान को खरीदने आए थे और बातों बातों में मेरे भाई ने उनका सर फोड़ दिया। फिर दुरई बोलता है कि अपने भाई को समझा, उसका हाथ ज्यादा खुल गया है, कभी मेरा दिमाग खराब रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर रायन और शेखर भाई वहां से चले जाते हैं। घर जाने के दौरान शेखर भाई रायन को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़का देखा है दुर्गा के शादी के लिए। लड़का अच्छा है और गवर्नमेंट जॉब करता है। ये सुनकर रायन बात को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। फिर रायन घर आ जाता है और घर पहुंचते ही दुर्गा बताती है कि मुत्तुवेल को पुलिस उठा कर ले गई, क्योंकि मुत्तुवेल ने जिसका सर फोड़ा था उसने थाने में एफआईआर कर दी है। फिर फौरन रायन पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ के इंस्पेक्टर रायन को ऑलरेडी जानते हैं। रायन को बोलते हैं कि कितनी बार इसे छुड़ा कर ले जाओगे। फिर रायन इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर जाने अनजाने में गलती हो गया, इसे छोड़ दो। बट इंस्पेक्टर बोलते हैं कि मैंने अभी एफआईआर फाइल नहीं की है, जिसने एफआईआर किया है उसको बोलो केस वापस ले ले, फिर मैं इसे जाने दूंगा, वरना मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर रायन सीधा जगन्नाथन के पास जाता है, जहां हम लोग देखते हैं जगन्नाथन हॉस्पिटल में एडमिट है। रायन जगन्नाथन से बोलता है कि केस को वापस ले लो, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जगन्नाथन केस वापस लेने से सीधा मना कर देता है और धमकी देता है कि अगर मैं कंगाल भी हो गया तो तुम्हारे भाई को जेल में सड़ा दूंगा। ये सुनकर रायन का दिमाग सटक जाता है और बोलता है जेल मेरा भाई नहीं जाएगा, बल्कि मैं जाऊंगा, वो भी तुम्हारा गला काट कर। तुम्हारे पास मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने तक का टाइम है, इसको वापस ले लो, वरना पाताल से निकालकर तुम्हारे गला को काट दूंगा। इस धमकी को सुनकर जगन्नाथन बुरी तरह से डर जाता है और रायन के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले केस वापस ले लेता है और मुत्तुवेल को पुलिस रिहा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर यहाँ के गैंग को साफ करने की प्लानिंग करती है, क्योंकि यहाँ के गुंडों ने रत्नन नाम के सब इंस्पेक्टर को बीच रोड पर जिंदा जला दिया था और वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर के पिता थे। इसलिए कमिश्नर अपने बाप का बदला लेना चाहता है। वहीं अगले दिन कमिश्नर लोकल आदमी बनकर दुरई और सिद्धू के एरिया में छानबीन करने जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें अनजान समझकर वहाँ से भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मणिकवेल के कॉलेज जाती है और मणिकवेल को डरा धमकाकर कॉलेज इलेक्शन से नाम वापस लेने को बोलती है। मणिकवेल गुस्से में सीधा अपने भाई रायन के पास जाता है और बताता है कि पुलिस ने कॉलेज में उसकी बेइज्जती की है। बेचारा मणिकवेल रायन को बताता है ताकि रायन उसके बेइज्जती का बदला लेगा, लेकिन रायन इलेक्शन से नाम ही वापस लेने को बोल देता है।
और समझाता है कि इलेक्शन में खून खराबा होता है और मैं नहीं चाहता कि तेरा भी लाश कहीं मिले, इसलिए जाकर नाम वापस ले लो। उसी वक्त मुथुवेल आ जाता है और रायन से बोलता है मणिकवेल नाम वापस क्यों लेगा, अब बोलो तो दुरई के आदमियों के साथ जाकर उन्हें सबक सिखा कर आता हूँ। फिर रायन गुस्से में उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि अगले सप्ताह बहन की शादी है, शादी के कामों पर ध्यान दो। फिर अगले दिन मणिकवेल कॉलेज जाता है और अपने नाम को वापस ले लेता है और शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ सिद्धू अपने घर से बाहर जाता है और उसके काफिले पर हमला हो जाता है और इस हमले में कुछ लोग सिद्धू के मारे जाते हैं और कुछ लोग दूसरे तरफ के, लेकिन सिद्धू बच जाता है। असल में दोस्तों ये हमला कमिश्नर ने करवाया है। कमिश्नर प्लानिंग करते हैं और कुछ गुंडों को पैसे देकर बाहर से बुलाते हैं और सिद्धू पर हमला करवाते हैं ताकि सिद्धू को लगे कि दुरई ने उसे मारने की कोशिश की है। खैर हमले में बचे कुछ गुंडे पुलिस के पास पैसे लेने जाते हैं और कमिश्नर उन्हें गोली से उड़ा देता है और अपनी टीम को बोलता है कि ये लोग खतरा थे हमारे लिए, इसलिए इन्हें मार दिया, वैसे भी ये तो क्रिमिनल ही थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू गुस्से के हाल में बिना सोचे समझे दुरई को मारने के लिए प्लानिंग करता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि दुर्गा को देखने लड़के वाले आते हैं और दुर्गा को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद दहेज की बात करते हैं, लेकिन रायन बोलता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं वो दे दूंगा और शादी का पूरा खर्च भी उठाऊंगा और साथ में मेरी शॉप भी दुर्गा के नाम कर दूंगा। इतना सारा दहेज सुनकर लड़के वाले शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिर रात हो जाती है और मुथुवेल रायन के इस बात से खुश नहीं था। वो रायन से बोलता है कि आपको दुकान देने से पहले एक बार हम लोगों से बात करना चाहिए था। उस दुकान को खड़ा करने के लिए हम सब ने जी जान लगाया है और आपने ऐसे ही दहेज में देने का फैसला कर लिया। यहाँ दुर्गा और मुथुवेल के बीच थोड़ी सी नोकझोंक होती है और दुर्गा रायन से बोलती है कि जो मुझसे शादी करने के लिए दहेज मांगे ऐसे इंसान से मुझे शादी नहीं करनी है। फिर रायन बोलता है कि इस शहर में आने से पहले हम लोगों के पास कुछ नहीं था, इसलिए इस दुकान के बाद भी हम लोग कुछ कर लेंगे, जाओ जाकर सो जाओ। फिर सुबह हो जाती है और मुथुवेल की मुलाकात मेघना के पिता से होती है। मेघना के पिता मुथुवेल से बोलते हैं कि अपनी बहन के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहा है और मैं अपनी बेटी के लिए तुझ जैसे आवारा लड़का से शादी क्यों करूं। ये सुनकर मुथुवेल गुस्से में मेघना के पिता को मार देता है। फिर शाम हो जाती है और मुथुवेल दारू पीने बार में जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू बदला लेने के लिए अपने आदमियों को दुरई के इलाके में भेजता है। वो सारे लोग उसी दारू के शॉप पर जाते हैं जहाँ पहले से मुथुवेल दारू पी रहा होता है। सिद्धू अपने आदमियों को कॉल करता है और बोलता है कि मुथुवेल को जान से मार दो। तभी वहाँ गुस्से में मेघना आती है और बोलती है उन्हें मेरे बाप को क्यों मारा। फिर मेघना और मुथुवेल के बीच तू मैं होती है। उसी बीच मेघना मुथुवेल को एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। सिद्धू के आदमी और मुथुवेल के अलावा एक और ग्रुप वहाँ दारू पी रहा होता है, जो असल में वो दुरई के बेटे का ग्रुप था, जो कि हाल ही में दुरई का बेटा फॉरेन से आया था। मेघना के मारने के बाद दुरई का बेटा मुथुवेल पर हंसने लगता है और मुथुवेल गुस्से में लड़ाई कर लेता है। दोनों के बीच लड़ाई होता देखकर सिद्धू के आदमी भी तलवार और चाकू से हमला कर देते हैं। तीनों ग्रुप में लड़ाई होती है और सारे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और यहाँ मुथुवेल अच्छे से सबकी धुलाई करता है और दुरई के बेटे को मारकर बुरी तरह से पस्त कर देता है और इस लड़ाई में मुथुवेल को भी चाकू लग जाती है, जिस वजह से वहीं जख्मी होकर गिर जाता है। फिर पुलिस चोरी चुपके बार में आती है और देखती है यहाँ लाशों का ढेर हो चुका है। वहीं पुलिस को दुरई का बेटा दिखाई देता है जिसकी सांसें चल रही थी, लेकिन पुलिस हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसका मुंह दबाकर उसे मार देती है और मुथुवेल को सिद्धू का आदमी समझकर छोड़ देती है और मुथुवेल का एक पिक्चर लेकर वापस लौट जाती है। वहीं मुथुवेल को घर पर नहीं देखकर रायन और मणिकवेल खोजने निकलते हैं। खोजते हुए रायन के पास दुर्गा का कॉल आता है और दुर्गा बोलती है कि मणि भाई ने मुथु भाई को खोज लिया है। फिर रायन उसी वक्त घर जाता है और देखता है कि मुथुवेल को चाकू लगी है और वो जख्मी है और दुर्गा खुद से ही भाई को टांके लगाती है क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पुलिस का लफड़ा होगा। फिर उसी वक्त शेखर भाई का कॉल आता है और बताते हैं कि बार में दुरई के बेटे को किसी ने जान से मार दिया है। ये सुनते ही रायन और उसके भाई बहन मुथुवेल की तरफ देखने लगते हैं और टेंशन में हो जाते हैं क्योंकि दुरई भाई इस एरिया के सबसे बड़े डॉन हैं और उनके बेटे की हत्या यानी मारने वाले की तो खैर नहीं है। खैर उसी वक्त रायन के पास दुरई का कॉल आता है और दुरई रायन से बोलता है कि सुबह तक अपने भाई को मेरे हवाले कर दे और अब से तेरे एक भाई और एक ही बहन है ये समझ ले, और अगर अपने भाई को लेकर नहीं आया तो मेरे आदमी तेरे घर जाकर एक एक को काट देंगे। ये सुनते ही रायन का दिमाग घूम जाता है और तीनों भाई सीधा दुरई के पास जाते हैं और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देते हैं और लास्ट में दुरई को भी जान से मार देते हैं। फिर अगली सुबह दुरई के मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू भी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर दुरई को मारा किसने, मेरे आदमी भी मारे गए और दुरई का पूरा गैंग भी साथ।
यहाँ सिद्धू अपने आदमियों को बोलता है कि पता लगाओ कि दुरई को किसने मारा। वहीं लोगों में कानाफूसी चल रही थी कि सिद्धू ने ही दुरई को मारा है अपने बाप का बदला लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी छानबीन में लगी थी कि आखिर दुरई को मारा किसने। फिर आगे सिद्धू के पास उसका एक आदमी आता है और बोलता है कि पता लग गया कि दुरई को किसने मारा है। फिर सीधा रायन के पास कॉल जाता है कि सिद्धू भाई ने उसे बुलाया है। रायन सिद्धू के पास जाता है और सिद्धू रायन से पूछता है कि दुरई को कैसे मारा, लेकिन रायन सीधा मना कर देता है और बोलता है कि मेरा 2 भाई और एक बहन है और मैं सिंपल इंसान हूँ, मैं एक दुकान चलाता हूँ। लेकिन सिद्धू ये सब सुनने को तैयार नहीं था। वो बस एक ही रट लगाया था कि दुरई को तूने ही मारा है और रायन को अपने गैंग में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। तभी रायन बोलता है कि दुरई जैसे बड़े आदमी को अगर मैंने मारा होता तो आपको भी मार देता। मैंने दुरई को नहीं मारा है, ये बोलकर रायन वहां से वापस आ जाता है। यहाँ रायन की बात से सिद्धू का ईगो हर्ट हो जाता है और सिद्धू अपने आदमियों से बोलता है कि या तो ये मेरे साथ काम करेगा या फिर जहन्नुम जाएगा। फिर एक दिन रायन अपनी बहन के शादी के लिए बैंक से लोन लेने जाता है। पैसे लेकर बैंक से घर वापस आता है। उस दरमियान सिद्धू के आदमी रायन पर हमला करते हैं, लेकिन रायन अपनी नुकीली हथियार से एक एक को बुरी तरह से मारता है और मौत के घाट उतार देता है। वहीं सिद्धू का भाई भागता हुआ सिद्धू के पास जाता है और रायन के बारे बोलता है कि वो खतरनाक इंसान है, उसने बुरी तरह से सबको अकेले ही मार दिया। ये सुनते ही अब सिद्धू भी कंफर्म हो जाता है कि ये 1 मैन आर्मी ने दुरई और उसके गैंग को मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पुलिस को छानबीन के दौरान पता चलता है कि दुरई को जिस हथियार से मारा गया है वो एक नॉर्मल सा नुकीला हथियार है। और यहाँ पुलिस को अब समझ आने लगता है कि दुरई को सिद्धू ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। और अब पुलिस उस आदमी को खोजने में लग जाती है जिसने दुरई को मारा है। फिर अचानक से पुलिस का ध्यान उस तरफ जाता है जब बार में हमला हुआ था और हम लोगों ने देखा था कि पुलिस ने मुथुवेल के पिक को क्लिक किया था। फिर पुलिस को शक होता है मुथुवेल पर, इसलिए पुलिस मुथुवेल के कुंडली को निकालती है और यहाँ पुलिस को पता चलता है कि मुथुवेल सिद्धू का आदमी नहीं बल्कि दुरई के एरिया का आदमी है और ये एक आम आदमी है और इसके ऊपर छोटे मोटे मारपीट का केस है। फिर पुलिस दूर से मुथुवेल को देखने उसके घर जाती है। वहीं पुलिस की नजर रायन पर पड़ती है। रायन को देखकर पुलिस को थोड़ा सा शक होता है और कमिश्नर अपने आदमियों को रायन पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। फिर रायन दुर्गा के शादी वाले दिन अकेले ही सिद्धू को मारने के लिए उसके घर जाता है। रायन को किसी लड़की की धीमी चीख सुनाई देती है। वो जैसे ही लड़की के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बहन दुर्गा है। जल्दी जल्दी दुर्गा का हाथ पांव को खोलता है। तब तक सिद्धू के आदमी वहाँ हथियार के साथ आ जाते हैं। दोस्तों सिद्धू को पहले से ही शक हो चुका था कि रायन उसे मारने जरूर आएगा, इसलिए दुर्गा को शादी के मंडप से उठाकर अपने घर में बांध देता है और सिद्धू बड़े चालाकी से रायन को ही अपने जाल में फंसा लेता है। और यहाँ रायन और सिद्धू के आदमियों के बीच जमकर फाइट होती है। रायन लड़ाई करते हुए दुर्गा को घर से भगाने की कोशिश करता है। उसी वक्त ऑटो से वहाँ सिद्धू का भाई आ जाता है और दुर्गा को अपने साथ लेकर चला जाता है। रायन एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है। उसी वक्त मुथुवेल और मणिकवेल भी वहां आ जाते हैं और सिद्धू का आदमी दूर से ही मुथुवेल से बोलता है कि मारो इसको ही मारने के लिए सिद्धू भाई ने बोला है। ये सुनकर रायन के होश उड़ जाते हैं, अपने ही भाई उसका जान लेने आए। जैसे ही रायन अपने भाई की तरफ बढ़ता है मुथुवेल रायन को चाकू मार देता है, लेकिन रायन अपने भाइयों को नहीं मारता, बस दुर्गा को बचाने के लिए बोलता है। फिर रायन वहीं जख्मी हाल में बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ मूवी का फ्लैशबैक सीन आता है और यहाँ हम लोग देखते हैं कि रायन दुर्गा को याद करता है और उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है और देखता है कि सामने से दुर्गा भागती हुई उसके पास आ रही है। फिर दुर्गा और शेखर भाई रायन को लेकर एक छोटे से क्लिनिक में जाते हैं, लेकिन वहाँ की नर्स बोलती है कि इसे एडमिट नहीं कर सकते, ये एक पुलिस केस है। तभी दुर्गा उस नर्स के गले पर चाकू रख देती है और बोलती है कि बड़ा हॉस्पिटल लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, इसका इलाज यहीं करो और मेरे भाई को बचाओ। फिर दूसरी तरफ सिद्धू के आदमी सिद्धू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुथुवेल ने रायन को चाकू से मार दिया है। तभी वहाँ मणिकवेल और मुथुवेल आ जाते हैं और सिद्धू से बोलते हैं कि जिस आदमी को मारने के लिए भेजा था वो असल में मेरे भाई थे। लेकिन यहाँ सिद्धू अनजान बन जाता है और बोलता है कि ओहो मुझे तो ये बात पता ही नहीं था, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर सिद्धू मणिकवेल और मुथुवेल को उसके घर भेज देता है और बोलता है कि बहन के शादी की तैयारी करो। यहाँ मणिकवेल मुथु से बोलता है कि जब सामने तूने भाई को देखा तो चाकू क्यों मारा। फिर यहाँ हम लोग को मूवी का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि सिद्धू मुथुवेल को अपने पास काम के लिए रखता है और बहन के शादी के लिए उसे पैसे देता है और अपने घर में खाना वाना खिलाकर ऐसा ब्रेन वॉश करता है कि जिससे मुथुवेल को लगता है कि रायन से ज्यादा सिद्धू उससे प्यार करता है।
और इतना लाड प्यार देखकर मुत्तुवेल सिद्धू से बोलता है कि भाई जिंदगी में जो चाहा वो सब आपने पूरा किया, इसलिए मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। और बेवकूफ मुत्तुवेल अपने ही भाई पर जानलेवा हमला कर देता है। फिर मुत्तुवेल और मणि को बात करते हुए शेखर भाई सुन लेते हैं और जाकर दुर्गा को बता देते हैं कि रायन को सिद्धू के आदमी ने नहीं बल्कि मुत्तुवेल और मणिकवेल ने मारा है। ये सुनकर दुर्गा को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगली सुबह दुर्गा का शादी वाला दिन आ जाता है और लड़के वाले लड़की को बुलाने को बोलते हैं, लेकिन मणिकवेल को दुर्गा कहीं नहीं दिखाई देती और दोनों भाइयों का कॉल भी रिसीव नहीं करती। इस बात से लड़के वाले गुस्सा होकर शादी को तोड़ देते हैं, बिना शादी किए अपने घर वापस लौट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू के आदमी शेखर भाई का पीछा कर कर पता लगा लेते हैं कि रायन कहाँ है। फिर सिद्धू अपने आदमियों को वहां भेजता है ताकि रायन को जान से मार सके। सिद्धू के आदमी वहां पहुंचकर क्लिनिक का शटर उठाते हैं, जिसकी आवाज से दुर्गा को लगता है कि कोई अंदर आ रहा है। दुर्गा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो सिद्धू के आदमी रहते हैं। सिद्धू के आदमी रायन को मारने के लिए हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे मार खाकर दुर्गा और शेखर भाई एक एक आदमियों को जान से मार देते हैं और सिद्धू के आदमियों के लाश को सिद्धू के घर के सामने लटका देते हैं। और इस लड़ाई में दुर्गा और शेखर भाई बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर रायन को वहां से लेकर कुछ दूर एक वीरान सी जगह में चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद शेखर भाई रायन को बताते हैं कि सिद्धू के आदमी ने दुर्गा का रेप किया है। ये सुनकर रायन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बचपन में रायन ने दुर्गा के लिए पुजारी का गला काटा था। वहीं दुर्गा भी अपने भाई का बदला लेने के लिए तलवार चलाने की प्रैक्टिस करती है। और दूसरी तरफ सिद्धू के आदमी पागलों की तरह रायन को खोज रहे थे, बट रायन का कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और रायन अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। शेखर भाई इस मामला को शांत करना चाहते हैं, इसलिए दुर्गा और रायन से बात करने जाते हैं, लेकिन रायन और दुर्गा दोनों का दिमाग घूम चुका था। एक तरफ रायन शेखर भाई से बोलता है कि जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो दुर्गा के साथ हुआ उसके लिए नहीं। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा शेखर भाई से बोलती है कि मेरे साथ जो हुआ उसके लिए माफ कर सकती हूँ, लेकिन जो भाई के साथ हुआ उसके लिए नहीं। इन दोनों भाई बहन के ऊपर बदले का भूत सवार था, इसलिए शेखर भाई सीधा सिद्धू के घर जाते हैं और सिद्धू से बोलते हैं कि रायन को अपना भाई दे दे, लेकिन सिद्धू रायन को बुरा भला बोलकर अपने भाई को देने से इनकार कर देता है। फिर शेखर भाई सिद्धू को एक कहानी सुनाते हैं और बोलते हैं दुर्गा जब स्कूल में पढ़ती थी तब 3 लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके बाद रायन ने तीनों को बुरी तरह से मारा था, जिसमें से 2 अपाहिज हो गए और एक जिंदगी से हाथ धो दिया। सोचो, जब हाथ पकड़ने पर इतना कुछ कर सकता है तो तुम्हारे भाई ने तो उसका रेप किया है, सोचो इसका क्या होगा। तभी वहां रायन का वीडियो कॉल आता है और सिद्धू देखता है कि उसकी दूसरी बीबी अन्नू को रायन ने उठा लिया है। ये देखकर सिद्धू बौखला जाता है और अपने भाई को मारने लगता है। सिद्धू अपने दूसरी बीबी से इतना प्यार करता है कि अपनी बीबी को वापस लाने के लिए अपने भाई को रायन के हवाले कर देता है और रायन सिद्धू के भाई को अपने खंडहर वाले जगह पर ले जाकर चेयर से बांध देता है और दुर्गा सिद्धू के भाई को देखकर लाल पीला होने लगती है। फिर दुर्गा सिद्धू के भाई का अंडमान निकोबार अपने पांव से फोड़ देती है और उसके एक टांग को काट कर उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ भाई की मौत की खबर सिद्धू को मिलती है, लेकिन ये सुनकर सिद्धू को थोड़ा भी अफसोस नहीं होता। वहीं मणिकवेल सिद्धू के घर से चुपके से शेखर भाई को कॉल करता है और रायन से माफी मांगकर सब ठीक करना चाहता है और शेखर भाई को अपने पुराने घर बुलाता है। वहीं चुपके से सिद्धू शेखर और मणिकवेल की बातों को सुन लेता है और मणिकवेल को अपने कामों में उलझाकर अपने आदमियों को वहां भेजकर शेखर भाई को उठवा लेता है। फिर सिद्धू शेखर भाई के पास जाता है और रायन का पता पूछता है, लेकिन शेखर भाई बोलते हैं कि रायन मेरा बेटा है, मैं उसका पता नहीं बताऊंगा। फिर सिद्धू को गुस्सा आता है और गुस्से में आकर शेखर भाई को जान से मार देता है और वहीं घर के बाहर उनके लाश को लटका देता है। शेखर भाई की मौत की खबर रायन को मिलती है और रायन तुरंत वहां जाता है और दुर्गा बताती है कि मणिकवेल से मिलने जा रहे हैं, ऐसा बोलकर गए थे। और यहाँ दुर्गा और रायन को लगता है कि मणिकवेल ने शेखर भाई को मारा है। इस मौके पर पुलिस आती है और बॉडी को नीचे उतारती है और साथ में रायन को उठाकर कमिश्नर के पास ले जाती है। कमिश्नर रायन को बोलते हैं कि वो जानते हैं कि दुरई को किसने मारा है। तभी रायन बोलता है अगर सबूत है तो अंदर डाल दो। फिर कमिश्नर रायन को सिद्धू से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पुलिस अब इस शहर में खून खराबा नहीं चाहती। यही सेम बात पुलिस सिद्धू से भी बोलती है और दोनों लोग कॉम्प्रोमाइज के लिए एग्री हो जाते हैं और पुलिस के बताए हुए जगह पर दोनों लोग जाते हैं। फिर पुलिस दोनों को बोलती है कि खून खराबे बंद करो, ये अब इस शहर में नहीं होना चाहिए और अपने आपसी रंजिश को अब यहीं पर खत्म करो। तभी मणिकवेल जोर से रोता हुआ जाकर रायन के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है
कुछ देर के बाद मुत्तुवेल भी रायन से माफी मांगता है और बोलता है कि भाई मेरा एक बच्चा है, उसे गोद में आपको ही खिलाना है। फिर मनिकवेल और मुत्तुवेल रायन के पास खड़े हो जाते हैं। तभी सिद्धू बोलता है कि यही तो मैं चाहता था कि सब भाई लोग मिलकर रहें। फिर कॉम्प्रोमाइज के खुशी में सब लोग मिलकर जश्न मनाते हैं। जश्न खत्म होने के बाद दुर्गा मनिकवेल को चाकू से मार देती है और मनिकवेल वहीं पर मर जाता है। दूर से मुत्तुवेल और सिद्धू ये देख लेते हैं और सिद्धू अपने आदमियों को रायन और दुर्गा को जान से मारने के लिए बोलता है, लेकिन रायन बड़े चालाकी से एक एक करके सिद्धू के आदमियों को मौत के घाट उतार देता है और अब सिद्धू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। रायन को आता देखकर मुत्तुवेल भी रायन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रायन की फाइट मुत्तुवेल और सिद्धू से होती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि मुत्तुवेल रायन पर हमला करता है, लेकिन रायन मुत्तुवेल को नहीं मारता। रायन सिर्फ सिद्धू को मारता है। इन तीनों के बीच कुछ देर फाइट होती है। मुत्तुवेल फिर से रायन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन रायन इस बार अपनी नुकीली हथियार से मुत्तुवेल के हाथ में छेद कर देता है और सिद्धू को भी उसी हथियार से उसके पूरे बॉडी में छेद कर देता है और सिद्धू के ऊपर ऑयल गिराकर उसे जिंदा जला देता है, जिससे सिद्धू की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर मुत्तुवेल फिर से रायन पर हमला करता है, लेकिन इस बीच फिर से रायन उसे कई बार नहीं मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में रायन मुत्तुवेल के गर्दन में अपनी नुकीली हथियार घुसा देता है, जिससे मुत्तुवेल मर जाता है। रायन को बहुत दर्द होता है कि उसने अपने ही हाथों अपने भाई को मार दिया, इसलिए रायन उसे मारने के बाद पीछे पलटकर नहीं देखता, रोता हुआ सीधा चला जाता है। तो यहाँ एक फ्लैशबैक सीन आता है। यह सीन उस वक्त का है जब कमिश्नर ने रायन को बुलाया था कॉम्प्रोमाइज के लिए। असल में दोस्तों वो कोई समझौता नहीं था, बल्कि कमिश्नर रायन से बोलते हैं कि दुराई के मर्डर के लिए तुम अंदर चले जाओगे तो दुर्गा को कौन संभालेगा, इसलिए तुम सिद्धू को मार दो वरना सिद्धू तुम्हें जरूर मारेगा। कमिश्नर एक प्लान बनाते हैं और रायन को बोलते हैं कि मैं एक मीटिंग अरेंज करूंगा और वो मीटिंग समझौते का होगा और तुम उसी बीच मौका देखकर सिद्धू को जान से मार देना, और अगर इस बीच तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हारी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा, और अगर तुम बच गए तो कहीं और जाकर नए नाम के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लेना, पुलिस कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और आगे हम लोग देखते हैं लड़ाई खत्म होने के बाद कमिश्नर अपने वादे के मुताबिक पैसे लेकर रायन का इंतजार करते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कमिश्नर अपने सबूत को कभी जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए कमिश्नर रायन का इंतजार करते हैं ताकि रायन का इनकाउंटर कर सकें। लेकिन रायन कमिश्नर से भी चालाक था, वो पैसे लेने नहीं आता और अपनी बहन और मुत्तुवेल के बेटे को लेकर शहर से निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मेरी वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।